नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी ने कांगड़ा जिले में रैली की, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती। कांग्रेस सिर्फ 2 प्रदेशों में है, वहां से भी कभी विकास की खबरें नहीं आती, वहां से सिर्फ झगड़ों की खबरें आती। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा अनुभव कहता है कि कांग्रेस अस्थिरता की गारंटी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है, कांग्रेस विकास कार्यों में रोड़ा लगाने की गारंटी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वही बातें करती है जो कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम विकास के लिए काम करते हैं और कांग्रेस का पूरा ध्यान भ्रष्टाचार पर होता है। हिमाचल के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को लौटने नहीं देंगे। कांग्रेस ने युवाओं के सपनों को कुचला है और अगर हिमाचल में कांग्रेस आई तो वो वहां विकास नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल को धोखा दिया है। 2012 से 17 तक हिमाचल में मात्र 15 पक्के घर बने, जबकि जयराम सरकार ने 2017 से 22 तक 10,000 गरीबों के लिए घर स्वीकृत किए। 8,000 घर बन गए हैं। पीएम ने कहा कि हमने ये नहीं सोचा कि 5 साल बाद सरकार बदलेगी। हमारे लिए यहाँ का हर नागरिक ईश्वर का रूप है। ऐसे ही काम के लिए हम दोबारा बीजेपी के लिए मौका मांग रहे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में हर बार सरकार बदल जाती है और कांग्रेस भी इसी फार्मूले को लेकर जनता के बीच जा रही है। यही नहीं, कांग्रेस के तो कई नेता इस बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस बार फिर से जनता परिवर्तन करना चाहती है। कांग्रेस ने हिमाचल को हर बुनियादी चीज के लिए तरसा दिया था। वहीं भाजपा है जिसने हिमाचल के हर घर घर को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास किया है। इस वजह से आज हिमाचल के लोग, पूरे देश के लोग भाजपा पर इतना विश्वास करते हैं। भाजपा पर देश का ये भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परिणाम आए हैं। आपने देखा होगा कि जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था, वहां भी लोगों ने कमल का फूल बढ़ चढ़ करके खिला दिया है। लेकिन कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। उड़ीसा जितना बड़ा राज्य, कांग्रेस गायब। तेलंगाना, कांग्रेस साफ। यूपी, बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी है। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा खुद को ईश्वर रूपी जनता जनार्दन से भी वो अपने आप को बड़े शहंशाह मानते हैं, बड़े मानते हैं। उसी का ये नतीजा है कि जनता लगातार उनको सजा दे रही है। और आज हिमाचल के लोग भी कांग्रेस को भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल हमेशा 5 साल उसके, 5 साल मेरे वाले फॉर्मूले पर ही चलेगा। 5 साल मैं मौज करूं, 5 साल तुम करो, फिर मैं 5 साल के बाद आ जाऊंगा, यही फॉर्मूला लेकर के चले। और इसलिए कांग्रेस के नेता
हिमाचल की, हिमाचल के लोगों की कोई परवाह नहीं करते। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं करेंगे तो भी 5 साल के बाद तो लोग लाने ही वाले हैं, वापस आ ही जाएंगे। आप मुझे बताइए साथियों, कांग्रेस यहां पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इस दौरान दिल्ली से कांग्रेस के ऑल इंडिया लीडर लोकसभा चुनाव के प्रचार को छोड़ करके क्या कभी आपका हाल पूछने के लिए आए थे क्या? कभी आए थे क्या? कभी आपका हाल जानने के लिए आए थे? कभी कोई मुसीबत आई तो वो आपके पास आए थे? भाइयों बहनों, जरा 5 साल का हिसाब निकालिए। लोकसभा में, राज्यसभा में हिमाचल से जुड़े कोई विषय आए हो, हिमाचल के लिए आवाज उठाई हो किसी कांग्रेसी ने, ऐसी कोई घटना आपने सुनी है क्या? भाइयों बहनों, आपकी चिंता इनको 5 वर्षों तक इसलिए नहीं आई क्योंकि इनको भरोसा था कि हिमाचल तो 5 साल के बाद कुर्सी दे ही देता है, मेहनत करने की क्या जरूरत है, लोगों की परवाह करने की क्या जरूरत है, रिवाज है, काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो विपक्ष तक का काम जिम्मेवारी नहीं से निभा सकते, विपक्ष के नाते आपके सवालों को लेकर के जो हिलते भी नहीं है, वे सरकार में आने के बाद आपके लिए क्या करेंगे? भाइयों, ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? लेकिन हिमाचल के लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है, कांग्रेस को विकास के कार्यों से दुश्मनी है, इसलिए वो इन सारे कार्यों को रोकना चाहती है। जैसे रोड 2014 से 2017 दिल्ली में हमारी सरकार बन चुकी थी, आप हमें आशीर्वाद दे चुके थे, लेकिन हिमाचल ने जितने रोड़े अटका सकते थे अटकाने की कोशिश की ताकि दिल्ली से जो विकास का प्रवाह यहां आए वो हिमाचल में नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने हिमाचल का बुरा करने का काम किया। वो कहावत है ना, चल दे घराटा मंज गट्टा पाना। कांग्रेस भी हिमाचल में विकास के घराट की चक्की को रोकना चाहती है, इसलिए वो पुराना राजनीतिक रिवाज बनाए रखना चाहती है। भाइयों बहनों, मैं हिमाचल के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? हिमाचल में हो रहे इसी चुनाव पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। भरत साहनी, प्रवक्ता बीजेपी, अरुण शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, पदम वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज पर। सबसे पहले अरुण जी आपके पास आएंगे। अरुण जी, क्या लग रहा है इस बार हिमाचल में? अरुण जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी बोले। अरुण जी, क्या लग रहा है हिमाचल में इस बार? कांग्रेस खासे उत्साह में है, लगातार स्टार प्रचारकों की रैलियां और प्रियंका गांधी लगातार दहाड़ रही हैं हिमाचल में। देखिए, स्वाभाविक है कि जो इनका भारतीय जनता पार्टी का पिछला 5 साल का यहाँ काम रहा है, उसको देखते हुए लोगों में जो हताशा पूरे प्रदेश के अंदर है, जो निराशा का माहौल पूरे 5 साल प्रदेश में रहा, उसके चलते कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है और पूरा विश्वास है कांग्रेस को कि आने वाले 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी और इनको सत्ता से बाहर करेगी, और एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाके एक अपने उज्जवल भविष्य की ओर वो बढ़ेंगे। ठीक है। भरत जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी शेखर जी।
भरत जी, क्या लग रहा है इस बार हिमाचल में रिवाज बदलने की बात आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है हिमाचल में? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 रिपीट हुई है। हम बड़े ही बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर वापसी कर रहे हैं। अपने को लेकर के हम जनता की बीच में जा रहे हैं। प्रदेश के हम जनता की एक शब्द को टटोल करके हमने अपना मैनिफेस्टो भी लिखा है और सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ चलकर हम दोबारा प्रदेश की जनता का प्यार लेंगे, आशीर्वाद लेंगे और बड़े बहुमत से हम यहाँ पर अपने प्रदेश के अंदर वापसी कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। पदम वर्मा जी, बागियों ने बड़ी मुश्किल बढ़ा रखी है, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। हिमाचल में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि बागी बहुत तेवर बुलंद है बागियों के, तो क्या लग रहा है बागी नुकसान दोनों तरफ पहुंचा रहे हैं? हाँ, देखिए, नुकसान तो दोनों ही तरफ रहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश में एक पुराना जो रिवाज भी है वो ये है कि जो भी इंडिपेंडेंट खड़ा होता है या बागी होता है, लोग उसका साथ बहुत कम देते हैं। यहाँ पर दो पार्टियों पर ही आधारित रहता है सारा चुनाव और मेनली यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ही है और कोई पार्टी है नहीं कहीं पर। इसे आप फील्ड में भी देख सकते हैं और पुराना जो अनुभव है उस आधार पर भी देख सकते हैं। और इसलिए पदम जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। बागियों ने मुश्किल बढ़ा रखी है और बागी इस कदर हावी हैं कि फतेहपुर से जो बीजेपी के बागी हैं उनको खुद प्रधानमंत्री का फोन आता है, इसके बावजूद सिलाई मशीन के साथ वो मैदान में डटे हुए हैं। कृपाल परमार, क्या लगता है, एक साल पहले उपचुनाव हुआ था, सुजान सिंह पठानिया के पुत्र भवानी सिंह पठानिया ने वहाँ पर चुनावी जीत दर्ज की थी। राकेश पठानिया बड़ा चेहरा है, उनको उतारा है बीजेपी ने टिकट बदल के। ऐसी तमाम सीटें हैं, 17 से ज़्यादा सीटें हैं जो ऐसी हॉट सीट बनी हुई हैं। क्या लगता है आपको, बागी परेशानी नहीं कर रहे पैदा? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने वही कहा कि बागियों की वजह से नुकसान है, दोनों पार्टीज को हैं और जिसमें कि ज़्यादातर बागी बीजेपी के हैं, कांग्रेस के बागी कम हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी को ज़्यादा नुकसान है उससे। जी, भरत साहनी जी, क्या लगता है कि ये जो बागी हैं, प्रवीण शर्मा हैं, कृपाल परमार हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, 6 सीटों पे बहुत बड़ी बगावत है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिन सीटों पे हमारे बागी खड़े उन सीटों पे हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है और निश्चित ही हमारे जो वहाँ कैंडिडेट है, हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट है, वो भारी बहुमत से जीत करके वो आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। कि हमारे पास कैडर है, हमारे पास हमारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता एकजुट हैं जिन जगहों पे बागी हैं और वो कार्यकर्ताओं की टीम और जो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है मिल करके वहाँ बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है हर जगह पे और निश्चित ही हमारे वो जो प्रत्याशी हैं जहाँ पर हमारे बागी खड़े हैं वहाँ पर अच्छे ही मार्जिन से वह जीत करके आएंगे। क्या लगता है अरुण शर्मा जी, जो लोअर हिमाचल है वहाँ पर बराबर कांग्रेस फाइट में बनी हुई है और वो कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है, वहाँ पर क्या लगता है आपको कि कांगड़ा को अगर हम देख लेते हैं तो कांगड़ा में भी बराबर की टक्कर बनी हुई है कांग्रेस की? देखिए, इस वक्त हमारा मानना है कि पूरे प्रदेश के अंदर 68 निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आगे है और हम कम से कम 2/3 बहुमत की ओर जा रहे हैं। लोगों में इतना रोष है, एक संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर है। और जहां तक ये बागियों की बात रही तो बागी तो इतने हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद परेशान है कि वो नहीं भाई, बागी आपके भी है, बागी कांग्रेस में भी है, कांग्रेस के भी बागी खड़े हैं। बागी हर जगह होते हैं, हाँ। वो ठीक है, लेकिन इतनी बौखलाहट शीर्ष नेतृत्व के अंदर पहली बार देखी
कि एक देश का प्रधानमंत्री अपने बागी से बात कर रहा हो, और वो पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, इससे बौखलाहट लगती है, छटपटाहट जो इनकी सत्ता के लिए है कि वो किसी भी तरह से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। और जिस तरह से वो प्रदेश में जगह जगह घूम रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, 42 वर्षों का तजुर्बा मेरा ही राजनीति में है, कभी हमने इतना देखा नहीं कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह से हर जिले के अंदर चुनावी सभा करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट है, उनकी बौखलाहट है। कुछ आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं भरत साहनी आपसे इस मुद्दे पर, इस चर्चा, इस आपने जो ये टिप्पणी की है इस पर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं भरत जी? कि प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह इम्पोर्टेड नहीं है इटली से, वो पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल आते हैं तो एम्स देते हैं। आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन एक सवाल और ये भी है कि आज नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया हिमाचल के कई एरियो में, और इससे जो कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो रैली करना चाहते थे उनको भी रूट बदलना पड़ा, और कांग्रेस के कई नेता उड़ान नहीं भर पाए। तो ये उड़ानों पे भी रोक कहीं ना कहीं चुनाव आयोग लेकर पहुंची है कांग्रेस इस मामले को? कांग्रेस को ये पता होना चाहिए, जब प्रधानमंत्री उठते हैं तो उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में नॉन फ्लाइंग जोन होता है। वह तो उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल में बताऊंगा, उनको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब कहीं भी किसी भी जगह उठते हैं तो एक प्रांत में कहीं भी जाएं तो 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में उनको नॉलेज नहीं होगी, वहाँ पे नॉन फ्लाइंग जोन होता है और उस नॉन फ्लाइंग जोन में कोई भी नहीं उठ सकता है। तो इसमें वो जहाँ मर्जी जाएं, वो तो एक लॉ बना हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री किसी का भी हो, वो 1 घंटे के लिए तो नो फ्लाइंग जोन रहता ही है। जो मैं टिप्पणी कर रहा था, जो अरुण जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, तो मैं उसमें बताना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, इम्पोर्टेड नहीं है इटली से। वो आएंगे, जब वो आते हैं तो हमें हिमाचल में एम्स देके जाते हैं, जब वो आते हैं तो हमारे को दोनों मेडिकल कॉलेज देके जाते हैं, वो ट्रिपल आईटी देके जाते हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देके जाते हैं। वह कोरोना काल के अंदर आते हैं और हिमाचल प्रदेश विश्व के अंदर प्रथम आता है कोरोना टीकाकरण के अंदर। जब वो आते हैं हमें यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटियां और अनेक चीजें यहाँ पर विकास कार्य देके जाते हैं। अगर उससे कांग्रेस के लोग बुगला रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 70 साल के शासन के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और उसके अलावा कुछ नहीं। और अब ये झूठे मैनिफेस्टो जनता के बीच में ला करके दोबारा जनता को हिमाचल की गुमराह कर रहे हैं। इनके पास ना बजट है ना रोड मैप है, यह सिर्फ झूठे वादे कर सकते हैं। तभी मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस का हाथ झूठ के साथ। अरुण जी, अरुण शर्मा जी भाई, कैसे पूरा करेंगे? घोषणाओं की तो झड़ी लगा दी है आपने हिमाचल प्रदेश में। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस एक पार्टी है, कांग्रेस को शासन करना आता है, लोगों का साथ निभाना आता है, और जो कुछ कहा गया है हमारे वचन पत्र में, मैनिफेस्टो में, वो हम पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को जो आपत्ति है इस ओपीएस को लेकर और दूसरे वादों को लेकर, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों में देखे, उन्होंने वो पूरी की है। ये चीजें जो आज हमने अपने वचन पत्र में कही हैं, मैनिफेस्टो के अंदर कही हैं, ये बड़े सोच समझ के और लोगों से डिस्कशन करने के बाद ये चीजें आई हैं। क्योंकि हम एक राजनीतिक दल है, हम कोई छलने का काम नहीं करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर 8 साल से करा है, हिमाचल प्रदेश में 5 साल से वो कर रहे हैं और लोग इसकी वजह से परेशान हैं। तो हम ऐसा वादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं हमारी क्रेडिबिलिटी है, लोग हम पे विश्वास करते हैं। हम जो बात करेंगे वो बात तो जरूर निभाएंगे, ये हमारा वादा है और ये हम प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। ठीक है पदम जी, ओपीएस पर कई बार लग रहा था कांग्रेस को कि बीजेपी यू टर्न लेगी, बीजेपी यू टर्न लेगी, लेकिन बीजेपी ने यू टर्न नहीं लिया और बिल्कुल स्पष्ट कहा मुख्यमंत्री ने कि बात चल रही है केंद्र से, लेकिन घोषणा पत्र में जिक्र नहीं किया। क्या बड़ा कारण रहा कि घोषणा पत्र में
जिक्र बीजेपी नहीं करती है और उसको लगता नहीं है कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है? क्या क्यों लगा ऐसा? इसे इस दृष्टि से ना देखा जाए, अगर दूसरे ढंग से अगर हम देखें, जैसा जो मुख्यमंत्री जयराम जी ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाकर फिर उसमें उनकी सिफारिशें ली जाएंगी, बाकी सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टम से कोई काम किया जाएगा। देखिए, ओपीएस का मुद्दा ओवरनाइट खत्म होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। 2003-04 से चला हुआ है, कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, बीजेपी की गवर्नमेंट भी रही, कभी कुछ नहीं हुआ। अभी और अभी भी देखिए 5 साल में जो लास्ट ईयर था, अभी मतलब जिसे हम कह सकते हैं जो चुनाव वाला जो वर्ष था, इस वक्त ये मुद्दा उठा तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया। शायद इसी वजह से बीजेपी ने उसको घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है। अदरवाइज बात तो ये है कि खाली ओपीएस की बात नहीं है, और भी बहुत कुछ है। जितनी भी जो एम्प्लॉइज से संबंधित जो एनजीओ इनका जो रहता है, उसकी तरफ से कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, कोई फाइल उस तरह से मूव नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिन पर काम होना है। और जैसे अरुण जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में हुआ है, तो अभी पिछले कल ही जो राजस्थान वाले जो वहां के कर्मचारी महासंघ के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने शिमला में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वहां पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें। देखिए, राजनीतिक माहौल है और इस वक्त चरम पर है। 24 घंटे भी नहीं बचे, अब तो कल 5 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अभी तो जितना भी जिसको कहते हैं कि वार लेवल पे सब चलेगा। बिल्कुल। भरत जी, कांग्रेस तो कह रही है कि ओपीएस लागू कर दिया, पूरी तरीके से पेंशन मिलने लगी है और ओपीएस के मुद्दे को पूरी तरह से प्रमुखता से रख रही है लोगों के बीच में जाकर, लेकिन आपने नकार दिया, क्या बड़ी वजह रही? देखिए शेखर जी, मैंने आपको अभी पूर्व में कहा कि जो लड़ाई है वो है सच और झूठ की। जो कर्मचारी वर्ग है वो हमारा भोला भाला कर्मचारी वर्ग है, हमारी हिमाचल की भोलो भाली जनता है। वह सब समझ चुकी है कि इनका मैनिफेस्टो जो है वो झूठ का है। छात्रवृत्ति घोटाला इन्होंने किया, पिछली बार कहा हम छात्रों को वो देंगे कुछ, वो भी नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा हम इतने रोजगार दे देंगे, कहां से देंगे? 2015 के अंदर महिलाओं की सेंसिस हिमाचल के अंदर 35 लाख थी, 1500 से मल्टीप्लाई करें 5000 करोड़ रुपए हो जाती है महीने की। ये कहां से देंगे? 50,000 करोड़ का तो कुल बजट है हिमाचल प्रदेश सरकार का। इतने बड़े झूठ जिस तरह से ये बोल रहे हैं। और पूर्व में इन्होंने अभी पिछले साल हिमाचल प्रदेश के अंदर, मैंने पहले भी आपकी डिबेट्स में कहा है कि जनता समझ चुकी है कि पूर्व में अभी 1 साल पूर्व इनके ही मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन और राजेंद्र राणा जी ने सोलन के अंदर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था नगर निगम के लिए कि हम पानी मुफ्त देंगे, हम कूड़ा फ्री में उठाएंगे। पदम जी मेरे साथ जुड़े एनालिस्ट है, आपके एनालिस्ट जो है वो सब जानते हैं सोलन के विषय में। इन्होंने कोरा झूठ बोला, हम टैक्सेस की कटौती कर देंगे, हाउस टैक्स में कमी कर देंगे, कूड़ा फ्री दे देंगे। सोलन की जनता को इन्होंने शर्मसार खटागा है। एक भी मैनिफेस्टो का वचन इन्होंने 1.5 साल पूरा हो गया है, अभी तक पूर्ण नहीं किया। वही इनके चेयरमैन मैनिफेस्टो कमेटी के आदरणीय धनीराम शांडिल जी और राजेंद्र राणा जी हैं, जिन्होंने सरेसार पूरे सोलन की जनता के अंदर आकर के झूठ बोला। वही मैनिफेस्टो बनाने वाले हैं प्रदेश के, ये मैनिफेस्टो बनाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद भरत साहनी जी जो कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ, जो इन्होंने कहा वो बात तो सही है। राजेंद्र राणा जी और धनीराम शांडिल जी ने मैनिफेस्टो बनाया था। नगर निगम भाजपा ने बनाया, भाजपा की सरकार में बना, लेकिन कांग्रेस के जो वादे थे उसके अनुसार कांग्रेस यहाँ पर काबिज हो गई और मेयर डिप्टी मेयर, जो पहला मेयर और डिप्टी मेयर बना वो कांग्रेस का ही बना और अभी 1.5 साल हो चुका है। और अब तो दोबारा वही पानी के बिल भी दिए जा रहे हैं, जो कूड़ा उठाने की बात थी वो भी दिए जा रहे हैं। अब सब जनता से वसूला जा रहा है। और इसके अलावा एक और चीज थी जो इस बार के मैनिफेस्टो में दोनों ही पार्टियों के मुद्दों से गायब है, वो है जो रिटेंशन पॉलिसी से लेकर शहरों में जो मकान बने हैं उससे संबंधित, तो वो वाला कहीं पर मुद्दा नहीं है।
वो भी एक बहुत है कि जो नियमितीकरण होना है, जो मकान बने हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा बन गया, कहीं पर एक मंजिल कम है, आधी मंजिल कम है, कहीं ड्राइव इन नहीं है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो दोनों ही पार्टियों के मुद्दे में नहीं है इस वक्त, जबकि वो शहरी क्षेत्रों में हर जगह सोलन और शिमला में ये होना ठीक है। बहुत पहले जरूरी था। पहले पहले जो घोषणा पत्र बना था उसका जवाब ले लेते हैं, फिर इसका जवाब पूछेंगे। अरुण जी, पदम जी ने जो कहा, भरत साहनी ने जो आरोप लगाया, उसके बारे में एक बार आप जवाब दे दीजिए। देखिए, बात ये है कि अभी वो ठीक है, कांग्रेस ने वादे किए हैं, अभी सिर्फ 1.25 साल हुआ है और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे आप देखेंगे कि ये सब चीजें जो वादे किए गए हैं वो पूरी जिम्मेवारी के साथ किए गए हैं, और हमारे जिम्मेवार नेताओं की अध्यक्षता में वो मैनिफेस्टो बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आ रहा हूँ भरत जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी। रद्दी के टोकरे में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। 5 साल का अरसा बहुत होता है, 5 साल के अंदर ये सब चीजें असल में मिलेंगी। लेकिन मैं अपने दोस्त साहनी जी से भी ये जानना चाहूंगा कि आपने तो 8 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए थे। हमें तो रोजगार देने का, 2 करोड़ रोजगार देने का नौजवानों को आश्वासन दिया था। देश की जनता को कहा था कि वो काला धन लेकर आएंगे, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में जाएगा, बेरोजगारी खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। सारे जितने भी वो वादे कर सकते थे वो सारे वादे देश की जनता से किए। और आज मैं जानना चाहता हूँ कि क्या देश में 16 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिली? क्या महंगाई भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या 15 लाख लोगों के खाते में आए? ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अरे तो भाई सुनिए अरुण जी, फिर काहे आपने तो वहाँ पे नारे भी चुरा लिए बीजेपी के। कई नारे तो हमने ये देखा है पूरे हिमाचल में घूमते हुए कि कई नारे तो ऐसे हैं जो बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस के भी वही नारे हैं। फिर क्यों इनके नारे चुरा लिए आपने, इनने काम नहीं किया तो? चलिए मैं आऊँगा आपके पास। भरत जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, आपने कहा भ्रष्ट की बात कर रहे हैं। 2014 के अंदर यूपीए की सरकार हटी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे राष्ट्र भर के अंदर स्थापित हुई। उससे पहले यूपीए की सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर थी। तो कितने घोटाले, 2G, 3G, 4G, अनेक दिन रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आता था। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आज 2022 होने वाला है, आप एक भी घोटाला अगर पूरे केंद्र की सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर बताएं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके हिमाचल के पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री तो स्कूटर के अंदर सेब ढोए थे जो 5 करोड़ रुपए के थे, उसके बारे में आप बताइए। आप ये बताइए कि 70 साल तक आपने देश के अंदर राज किया, पूरे देश का पैसा आप खा गए, पूरे देश का आपका नेता जो अभी भी जमानतों में घूम रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी केस चल रहे हैं। ईडी की रेड के अंदर करोड़ों रुपए अभी भी निकल रहे हैं। डीएलएफ की जमीनें नोएडा और गुड़गांव के अंदर किस तरह से आपके बड़े नेता हथिया रहे हैं, और आप हमें भ्रष्टाचार की बात न बताएं। हिमाचल के अंदर जो लोग गुड़िया कांड के हथियारों को बचाने वाले, होशियार सिंह कांड के हथियारों को बचाने वाले, आपराधिक लोगों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस, और उसके बाद हिमाचल के अंदर छात्रवृत्ति घोटाला करने वाली कांग्रेस, हमें यहाँ भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ाने ना आए। हमारी जनता हमारे साथ है। अगर हमने 9 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, अगर हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, अगर हमने हिम कार्ड दिया है, अगर हमने उज्ज्वला योजना दी है, अगर हमने 9 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, हमने एम्स दिया है, हमने वंदे मातरम ट्रेन दी है, IIIT दी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है, अनेक अटल टनल दी है, अनेक चीज माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल की जनता को दी है। और उस पर अगर आप बात करेंगे और कांग्रेस का टर्नओवर देखेंगे तो इनका कांग्रेस के सारे विफल रहे। और इन्होंने जो बात की रोजगार की, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनके नेता विक्रमादित्य सिंह जी हमारी सरकार के अंदर यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर के रैलियां निकालते आए, तो 25 साल तो हिमाचल के अंदर आपने राज किया, आपकी सरकार रही, तो आपने कितनी दी? हमने 1 लाख का वादा 2017 में किया था, 60,000 नौकरियां हमने इस बार दी है, 10,000 पक्की और 50,000 ऑफर, और जो आउटसोर्सिंग है वो अलग से, तो 1.5 से 2 लाख नौकरियां हमने अपने मैनिफेस्टो से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के अंदर दी है। मैं अरुण जी से पूछना नहीं, चाहूंगा। लेकिन ये तो भाई ठीक है, ये तो ठीक है भरत जी, लेकिन
बंजार में हितेश्वर सिंह आपके सामने खड़े हैं, मंडी में प्रवीण शर्मा हैं और फतेहपुर में कृपाल परमार हैं। इन लोगों का मुकाबला कैसे होगा, क्योंकि बागियों से निजात नहीं आ पाए। और हमने ये भी देखा, कांग्रेस से भी सवाल करेंगे कि कांग्रेस ने धड़ाधड़ जो भी बीजेपी के नारे थे 8-10 साल से चले आ रहे थे वही पूरे अपना लिए। देखिए शेखर जी, कांग्रेस का तो काम ही है चुराना। कांग्रेस का अपना कुछ नहीं रह गया है। राहुल गांधी जी वहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहां से भारत जहां से जाते हैं वहीं से उनकी कांग्रेस टूट करके भाजपा के अंदर आ जाती है। इन्होंने हर एक चीज हमारी चुराने की कोशिश की है। इनके एक एक चीज सामने उजागर होकर के आ गई। मैंने आपको बताया कांग्रेस का साथ झूठ के साथ। अभी पदम जी ने अपनी बात को रखा कि मैनिफेस्टो हिमाचल में जो अभी चेयरमैन है मैनिफेस्टो कमेटी, उन्होंने सोलन के अंदर नगर निगम में झूठा मैनिफेस्टो दे दिया। अब आपको बताऊं मैं इसके अंदर सबसे बड़ी बात, जो आप कह रहे हैं कि हमारे बागी खड़े हैं, हमारे को उन बागियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे साथ संगठन खड़ा है, हमारे साथ हिमाचल की जनता खड़ी है, हमारे लोग खड़े हैं जिनके लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जयराम जी ने काम किया है, हमारे विधायकों ने काम किया है, हमारे नेताओं ने काम किया है और जनता से जुड़ करके काम किया है। कोरोना के अंदर एक एक कार्यकर्ता अपने घर से निकल करके हर एक जरूरतमंद के पास था, उनकी सहायता के लिए था, उनकी रक्षा के लिए था। कांग्रेस का एक भी नेता अपने अपने एमएलए हॉस्टलों में घुसे रहे, बाहर नहीं निकले। कोरोना काल के अंदर देश की सेवा की तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ताओं ने किए और इनके नेता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका जवाब लूंगा। लेकिन अरुण जी, ये मुझे समझ में नहीं आया, बहुत बड़ा सारी विधानसभाओं में मैंने देखा कि जो नारे बीजेपी के थे वही कांग्रेस ने अपना लिए। क्या चक्कर है? इतना बड़ा वैचारिक द्वंद्व, इतना बड़ा विपक्ष, उसके बावजूद ये क्या किया आपने? मैं साथी भारत सानी जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने सवाल। नहीं, ये जवाब भी देना, क्योंकि मैंने नूरपुर से लेके तमाम फतेहपुर से लेके कांगड़ा के कई जिलों में, कुल्लू मनाली, कई जिलों में, चंबा ऊना, कई जिलों में मैंने कई विधानसभाओं में देखा कि वही नारे जो बीजेपी के नारे थे परमानेंट, वो कांग्रेस ने अपना लिए। क्या क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा मेरी समझ में तो कोई नहीं आता कि हमने कोई बीजेपी के नारे चोरी करने की। हमको क्या जरूरत है? ये 135 साल पुरानी पार्टी है, 35-40 साल पुरानी पार्टी नहीं है। हमसे लोग सीखते हैं, हमको किसी से सीखने या बताने की और किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ये अनुभवी पार्टी है। हमारे को सारा हमारी नीति और हमारी जो दिशा है वो तय है। हमको पता है कि हमने किस दिशा में चलना है, हमको किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। फॉलो तो लोग हमको करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ये हो रही है कि वो तो इधर उधर हाथ मार के अपने चार चरित्र चेहरे की बात करते हैं, एक अनुशासित पार्टी होने की बात करते हैं। आज कहाँ है ये सब कुछ? क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर? ये तो जो हमारे जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं कांग्रेस पार्टी के, जो अपनी हताशा निराशा के चलते भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनको लपट रहे हैं। ठीक है ना? ये तो उससे अपना गुजारा चला रहे हैं। तो इनका वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को अनुशासित पार्टी मानती थी, कहती थी कि वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस, एंड नाउ आई वांट टू नो वेयर इज द डिफरेंस। वो तो सबसे नीचे के स्तर पे चल रही है। हमको तो ये आशा नहीं थी कि एक पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी आदर्श और बड़े ऊंचे अपने नैतिक मूल्यों की बात करती थी कि वो नीचे गिर जाएगी और सत्ता को पाने के लिए हर हथकंडा अपनाएगी। लोगों पे झूठे केस लगाए जाएंगे, लोगों के पीछे ईडी सीबीआई। अरे भाई, हिमाचल में कहाँ केस लगा दिए? बताइए जरा, हिमाचल की बात कीजिए ना। लगा दिए, लोगों पे आजकल भी रेड हो रही है, इनकम टैक्स की रेड हो रही है। भरत जी, हिमाचल में कहाँ हो रही है रेड? हिमाचल में किसी भी, वो चाहे हमारे चिंतक हैं, सपोर्टर हैं, उनको भी तंग किया जा रहा है। ये नेताओं की बात नहीं है। हमारे जो सपोर्टर्स हैं, वेल विशर्स हैं, उनको भी तंग किया जा रहा है। वो एक किसी स्ट्रेटेजी के तहत ही किया जा रहा है, क्योंकि वो बौखला गए हैं, अच्छा उनको जाते दिख रही है, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो पदम जी, क्या वाकई में लग रहा है कि हिमाचल में भारत सानी जी बात कर रहे हैं, मैं उनके जज्बे
की मैं कदर करता हूँ, लेकिन वो तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और हिमाचल प्रदेश का विकास 2014 के बाद ही हुआ। 2014 से पहले हिंदुस्तान के अंदर कुछ था ही नहीं। मैं अपने दोस्त को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 18-20 साल छोड़कर हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का ही चलिए भाई गिना दीजिए, हिमाचल में क्या बड़ा विकास हुआ, हिमाचल में क्या बड़ा विकास हुआ, पार्टी की सरकार हिमाचल में बीजेपी को बता दीजिए। PSU खड़ी करी है। नहीं, हिमाचल में बता दीजिए ना, अटल टनल आप पूरी कर लेते। अटल टनल का शिलान्यास किसने करवाया था? ये इंदिरा जी की वो थी। तो और जाके अब पूरी हुई। सब काम 5 साल के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, ठीक है। तो वो उसमें चलिए मैं जान लेता हूँ भाई, जान लेता हूँ, अरुण जी जान लेता हूँ। भरत साहनी जी ये कह रहे हैं अरुण शर्मा जी के इंदिरा गांधी के वो प्रोजेक्ट था अटल टनल। इंदिरा गांधी जी के बाद कितने नेता इनके आए, उसके बाद राजीव गांधी जी आए, उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, उसके बाद ये इन्होंने बड़ी बड़ी सरकारें चलाई, तब तक ये सोए थे। एक भी काम इन्होंने पूरे सिरे नहीं चढ़ाया, सिर्फ वहां तख्तियां लगा करके छोड़ गए। और अटल टनल की ये बात कर रहे हैं, अटल जी के नाम पे, अटल जी का सपना था। ये हर चीज को अपने नाम कर लेते हैं कि हमने किया, कोई भी बड़ा काम हुआ, ठीक है आप पुरानी पार्टी हैं, पर आपने देश को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया। आप सैनिक आज की डेट में अगर उड़ी में जाकर के वहां पर पाकिस्तान के वहां पे टेररिस्ट कैंप उड़ाता है, तो यही वही कांग्रेस है जो हमारे वीर सैनिकों से पूछती है हमें सबूत दीजिए। ये वो कांग्रेस है। हिमाचल के अंदर अगर इंडस्ट्री पैकेज छीनते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी छीनती है। और ये पूछते हैं कि हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार करने वाली कांग्रेस आज हमें पूछ रही है हमें क्या किया? हमने बहुत कुछ दिया है। इनसे पूछिए कि आपके काल के अंदर घोटाले नहीं हुए? आपको ईडी का डर तो हर अपराधी को होना चाहिए, इनकम टैक्स का डर हर एक कर चोर को होना चाहिए। जो अपराधी होगा उस पर एजेंसियां कार्रवाई की करेगी। तो आपको क्यों डर सता रहा है? अभी तो इलेक्शन चल रहा है, आपको क्यों डर सता रहा है? ठीक है पदम जी, हिमाचल में कहाँ रेड हुई और या कहाँ ईडी की कार्रवाई हुई? और अटल टनल के बारे में जो अरुण जी कह रहे हैं कि ये इंदिरा गांधी की परियोजनाओं में था, क्या लगता है आपको? इन्हीं सब के कारण तो नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को? नहीं, ऐसा कोई लाभ या नुकसान की बात नहीं है इससे। और जहां तक अटल टनल की बात है, सब जानते हैं कि बहुत लंबा प्रोजेक्ट ये रहा है। नो डाउट सरकार के समय में भी इसका शिलान्यास हुआ, उसके बाद कार्य भी हुआ थोड़ा बहुत, और लेकिन 1-1.5 किलोमीटर तक ही सुरंग बन पाई, वो भी पूरी तरह से नहीं। फिर काम बंद हो गया, बहुत सालों तक बंद रहा। और फिर भाजपा की सरकार आने के बाद जब उसमें तेजी आई तो इस तरह से चला काम कि फिर निर्बाध रूप से वो पूर्ण होकर ही हटा। देखिए एक चीज तो आप कहीं पर भी जाइए, खाली हिमाचल की बात नहीं है, हाईवेज को देखिए, कहीं पर भी जो गति इस वक्त है रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो तो देखिए आज से पहले कभी भी नहीं थी। वो चाहे भाजपा की भी सरकार रही हो पहले, वो गति तब भी नहीं थी। हमारा एक ही मानना रहता है, विकास सब करवाते हैं, जो भी सरकार आती है प्रदेश में, देश में विकास कराती है। डिपेंड करता है कि विकास की गति क्या है। आप कितनी तेज गति से, कितना बढ़िया ढंग से उस विकास को कर सकते हो। जल्दी से जल्दी एक परियोजना को खत्म कीजिए, दूसरे पर काम कीजिए। जब आप एक को ही लेकर लटके रहते हो 10-10, 20-20 साल तक, एक पुल के लिए लटके हुए, आपने खुद देखा है मनाली का जो हाईवे है, हम कहते हैं कि 70 किलोमीटर का हमारे पास जो रिवर बैंक है, पंडो से लेकर और मनाली तक का, टूरिस्ट के दृश्य से, टूरिज्म के दृश्य से कितना डेवलप हो सकता था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज आप देखिएगा तो वो चीज हो रही है वहां पर। बहाना आप जो मर्जी निकालिए, लेकिन गति मिलनी चाहिए, विकास को गति मिलनी चाहिए। आज की डेट में अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, भरत साहनी जी ने अभी शुरू की थी ये बात, अरुण जी से भी मैं ये कहना चाहूंगा, दोनों ही पार्टियों के लिए। देखिए इस वक्त बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि हिमाचल छोड़कर जा चुका है। नुकसान किसको हुआ? हिमाचल के युवा को। क्योंकि जो भी इंडस्ट्री यहां आती है, हमारी शर्त है कि 70% आपने रोजगार हिमाचलियों को देना है। तो इस मुद्दे पर
उस इंडस्ट्री को दोबारा लाने के लिए जो भी सरकार आती है, अब तो क्योंकि अगली सरकार की बात करेंगे हम, पिछली सरकार में थोड़ा सा इन्होंने प्रयास जरूर किया था 2019 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, उस वजह से जरूर इन्होंने नई इंडस्ट्रीज को लाने की कोशिश की, लेकिन फिर 2 साल कोरोना में चले गए और वो इंप्लीमेंटेशन कुछ हो नहीं पाई और बहुत कम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 30 to 40% उसमें कामयाब जरूर हुए हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आई हिमाचल में, वो इंडस्ट्री लगी, युवाओं को रोजगार मिला, लेकिन जो एक टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाए। और दूसरी साइड अगर हम कांग्रेस की बात करें, पूरे 5 सालों में कांग्रेस इस मुद्दे के लिए कभी लड़ी ही नहीं कि हिमाचल में इंडस्ट्री को लाया जाए, हिमाचल में युवाओं को रोजगार दिया जाए। जो पैकेज सेंटर ने खत्म कर दिया, पहाड़ी राज्य होने के नाते, पूरी तरह से विकसित नहीं होने के नाते, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे पास कमी है, उस वजह से क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस मुद्दे को उठाया कि वो सेंटर के साथ धरना दे उस बात पे कि हमें ये पैकेज दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट को जैसे दिया जा रहा है स्पेशली हमारे को और बढ़ाया जाए। खत्म हो गया कोई बात नहीं, आप एक्सटेंड करवाइए ना। लेकिन पदम जी कांग्रेस उत्साहित है हिमाचल में, ये देखने को मिल रहा है। हाँ, पहले से बेहतर स्थिति में है, नो डाउट उत्साहित है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी के क्योंकि बागी ज्यादा हैं इसलिए उत्साहित है, बिल्कुल उनका बनता है ये। लेकिन जो 1-2 बातें जो और हैं, जिसे हम यूं कहना चाहेंगे कि जो संगठन के मामले में अगर देखा जाए, उसमें कांग्रेस काफी कुछ पिछड़ती है बीजेपी के मामले में। कांग्रेस ने जब प्रचार शुरू किया, बीजेपी उससे पहले घर घर तक, चूल्हे तक पहुंच चुकी थी। बीजेपी के पास इस वक्त 5 साल में किए हुआ काम, वो सारे काम है जो कहीं ना कहीं हर कैटेगरी को प्रभावित करते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कुछ भी है। मोदी जी की रैलियों की बात कर रहे हैं, अगर हम उनकी सोलन में हुई, सुंदरनगर में हुई, यानी कि 4 लोकसभा क्षेत्रों में हो चुकी हैं, आज कांगड़ा और हमीरपुर में जैसे हुई, उन्होंने हर जगह महिलाओं को टारगेट किया। महिलाओं को उन्होंने, बच्चियों की बात की, महिलाओं की बात करी, उन्होंने उस 50% आबादी को साधने की कोशिश की है। उनकी हर रैली के अंत में उन्होंने एक बात कही है कि घर जाकर मेरा प्रणाम सबको कहिएगा। बिल्कुल। तो मोदी जी की वो जो कनेक्टिविटी है ना, वो एक काम कर जाती है। ठीक है, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। पदम जी, अरुण शर्मा जी, भरत साहनी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सबके अपने अपने दावे हैं और सबके अपने अपने वादे हैं, लेकिन लोकतंत्र सबसे बड़ा है और जनता किस पर मोहर लगाएगी यह आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए NB न्यूज़।